नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। देश के लिए आज का दिन है बेहद खास क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस साल अपना आखिरी मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। इसके साथ ही इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के अमेरिका, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिनके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है, बेहद महत्वपूर्ण है और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा कि कैसे ये साबित होगा अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। तो इस मिशन के बारे में हम आपको बता दें, ये मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चेजर और टारगेट होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो के स्पेडेक्स मिशन को लेकर न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी उत्सुकता है। इस मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के नए आयामों की ओर देश को ले जाएगी। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को और मजबूत करेगा और भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए ठोस आधार भी तैयार करेगा। इसरो की इस नई पहल ने एक बार फिर भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के वैश्विक मंच पर एक मजबूत उपस्थिति दिलाने का वादा किया है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये अभियान और इसमें है एक नई प्रौद्योगिकी और भारत बन जाएगा इसके सफल परीक्षण के बाद 4था देश विश्व में। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि डॉकिंग आखिर कहते किसे हैं, क्या है डॉकिंग जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में मिलाया जाता है, संयुक्त किया जाता है, विलय किया जाता है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला 4था देश बन जाएगा। इस वजह से ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का चंद्रयान 4 मिशन में इसमें सहायता मिलेगी। इसके साथ ही स्पेस के सेक्टर में और भी जो प्रयोग हैं उनमें सहायता मिलेगी। चंद्रमा की मिट्टी से सैंपल इससे पृथ्वी पर लाए जा सकेंगे। अपने आप में ये काफ़ी अहम हो जाता है जब हम इसकी स्पीड की बात करते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का भी इसमें प्रदर्शन होगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम बता रहे हैं, इसके जो उद्देश्य हैं वो बता रहे हैं। आखिर इसमें होगा क्या? डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन होगा और ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बेहद अहम हो जाती है और इसी की वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इस मिशन में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर शामिल हैं। तो किस तरह से जो क्षमताएं हैं उसमें अभूतपूर्व प्रयोग जो है लगातार स्पेस सेक्टर कर रहा है उसको ये दिखाता है, जिसमें PSLV C60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग कक्षाओं में इसको लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही डिप्लॉयमेंट के बाद स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो स्पीड के मायने भी इसमें काफ़ी हो जाते हैं और इसको लेकर काफ़ी इसमें चर्चा भी हो रही है। इसके साथ ही अगर हम आगे की बात करते हैं तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट की रफ्तार से 36 गुना ये ज़्यादा हो जाती है और बुलेट की स्पीड से 10 गुना ये ज़्यादा रफ्तार हो जाती है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने आप में सभी की नज़रें इसमें लगी हुई हैं और इसमें इसके बाद टारगेट और चेजर जिन स्पेसक्राफ्ट्स की हम बात कर रहे हैं ये फार रेंजेबल फेज भी शुरू करेंगे। ये अगला फेज होता है और दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक इस फेज में नहीं होता है, सीधा लिंक नहीं होता है और ये कहाँ से दिया जाता है? ज़मीन से इसे गाइड किया जाएगा। तो इसे भी देखते हुए काफ़ी चैलेंजिंग भी है और काफ़ी अहम भी है। प्रक्षेपित होने के बाद दोनों अंतरिक्षयान 24 घंटे में करीब 20 किलोमीटर दूर होंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर नहीं होता है उसको देख के भी काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं। इसमें ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग जो है
किया जाएगा। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम स्पीड की बात करते हैं, धीरे धीरे 10 से 20 किलोमीटर का इंटर सैटेलाइट सेपरेशन इसमें होगा। तो ये पूरी तकनीक पर सबकी नज़र है, किस तरह से ये होगा। धीरे धीरे 10 से 20 किलोमीटर का इंटर सैटेलाइट सेपरेशन इसमें होता है और उसके बाद लगातार धीरे धीरे 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, 225 मीटर, 15 मीटर और 3 मीटर की दूरी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो बेहद रोचक ये होता है। पेलोड संचालन के लिए इन्हें अनडॉक भी उसके बाद किया जाएगा। तो ये डॉकिंग और अनडॉक दोनों को दिखाता है। दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफ़र का प्रदर्शन जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी काफ़ी अहम इस पूरे प्रोसेस में हो जाता है, इस पूरे सिस्टम में हो जाता है। और इसी को देखते हुए दोनों स्पेसक्राफ्ट का जो झुकाव है उसको देखना भी महत्वपूर्ण होता है। ये पृथ्वी की ओर 55 डिग्री का होगा। तो किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से, जब स्थानीय समय की हम बात करते हैं तो स्थानीय समय चक्र इसका करीब 66 दिन का होगा और पूरे इन दिनों में इन पर नज़र रखी जाएगी। करीब 2 साल तक इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। तो ये जो परीक्षण है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सबकी नज़रें इसमें बनी हुई हैं और इससे जो स्पेस की क्षमता है उसमें किस तरह से विस्तार होगा, किस तरह से इसमें फ़ायदा होगा, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और जब हम डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो इसके बाद स्टैंड अलोन मिशन फेज़ के लिए स्पेसक्राफ्ट ए में हाई रेजोल्यूशन कैमरा HRC है और स्पेसक्राफ्ट बी में 2 पेलोड मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रम MMX पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर हैं। ये पेलोड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, नेचुरल रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, वेजिटेशन स्टडीज़ और ऑन ऑर्बिट रेडिएशन एनवायरनमेंट मेजरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कई एप्लीकेशंस हैं। इस सैटेलाइट के अलावा 23 और एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। ये लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से PSLV C60 रॉकेट के जरिए होगी, जो इस रॉकेट की 99वीं उड़ान होगी। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अभी तक लगभग 33 देशों के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अभी तक 432 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। भारत ने 26 मई 1999 को जर्मनी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए थे। कुल 24 पेलोड्स जा रहे हैं। इनमें 14 पेलोड्स इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के हैं, बाकी के 10 गैर सरकारी संस्थाओं जैसे कॉलेजेस, स्टार्टअप्स आदि के हैं। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के इसमें 5 पेलोड हैं। स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी के 4 पेलोड हैं। इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट IICU के 3 पेलोड हैं और SPL और IICU के अलग से एक पेलोड इसमें शामिल है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबकी नज़र इस पर बनी हुई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जुड़े हुए हैं, ITDG इंडियन स्पेस एसोसिएशन, और इसके साथ ही हमारे दोनों गेस्ट जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भट्ट साहब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम ये मिशन हो जाता है। सबकी नज़र इस पर लगी हुई है और इस प्रयोग के बाद किस तरह का अंतरिक्ष क्षेत्र में, जिस तरह से हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, इसरो ने सालों साल जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो स्पेस में हर एक्सपेरिमेंट के बाद में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ उन्नति लाने का काम किया। और ये जो स्पेडेक्स मिशन जो कि आज हो रहा है और 10 बजे आज होगा, लॉन्च होगा, इसमें एक नई अहम टेक्नोलॉजी का टेस्ट हो रहा है, जो कि रांडेवू ऑपरेशंस और डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी को ट्राई किया जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी की अहमियत क्या है कि आगे जाकर जब हम 2028 से 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, तो स्पेस स्टेशन के जो अलग अलग हिस्से हैं वो ऊपर जब जाएंगे तो एक को दूसरे के साथ मिलाने के लिए भी इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। और आगे जब हम एक ह्यूमन बीइंग को स्पेस में भेजेंगे 2040 तक, तब भी स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी को मास्टर करना उससे पहले बहुत अहम है। तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है और जिसकी तैयारी मेरा ख्याल इसरो में काफ़ी सालों से हो रही है, ये इस एक्सपेरिमेंट का अल्टीमेट
जब ये 2020 केजी की 2 सैटेलाइट्स आपस में पहले एक साथ छुई जा रही हैं, तब इनमें 20 किलोमीटर की दूरी बनाई जा रही है, और तब इनको कंट्रोल कर कर एक साथ मिलाकर एक साथ इनकी डॉकिंग होगी। ये बहुत ही अहम एक एक्सपेरिमेंट है जो आगे स्पेस में हमारे स्पेस फेरिंग नेशन होने की अहमियत को और आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, रतन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेस एक्सपर्ट हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे, अपने आप में बेहद अहम इसको बताया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? हम देख रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे ऐसे स्पेस के अनुप्रयोग हैं जो इसके बाद संभव हो पाएंगे, उसमें मदद मिल पाएगी। किस तरह से जो पूरा जिसे हम एक्सपेरिमेंट्स का एक क्षेत्र कहते हैं वो प्रभावित होगा? तो रमन जी, थैंक यू फॉर आपने बुलाया मुझे इस प्रोग्राम में। और जैसे जनरल भट्ट साहब ने अभी बताया और आपने भी थोड़े विजुअल्स दिखाए थे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है, डेमोन्स्ट्रेशन ये मिशन है, जिसके अंदर हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमने अपनी डॉकिंग कैपेबिलिटी 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में, जैसे आपने देखा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर जा करके अगर हम उनको 2 स्पेसक्राफ्ट को डालते हैं, उन 2 स्पेसक्राफ्ट को एक लो इम्पैक्ट डॉकिंग में हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है। और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत इसलिए है, जैसे कि जनरल भट्ट साहब ने ये बोला, हमारा ह्यूमन मिशन जाएगा। ह्यूमन मिशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉकिंग और अनडॉकिंग, सक्सेसफुल डॉकिंग और अनडॉकिंग। तो डॉकिंग पहले होगी, उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र होगा सैटेलाइट्स का, इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र के बाद उसके अंदर कम्युनिकेशन होगा, इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स बनेंगे। ये सब बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत रखते हैं इस बारे में कि जब अपना हम ह्यूमन स्पेस मिशन रखेंगे और उसके बाद 2028 के बाद जब हम अपना भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, तो इन सब मिशंस के लिए ये डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत आवश्यक है कि हम ये काम सक्सेसफुली कर सकते हैं स्पेस के अंदर। और इसमें एक और बहुत ख़ास बात यह है कि हम जब इसको कर रहे हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो हम इसको लो इम्पैक्ट डॉकिंग कर रहे हैं। लो इम्पैक्ट डॉकिंग इज़ नेसेसरी क्योंकि हमें ह्यूमन स्पेस मिशंस आगे करने हैं, और उसके बाद जब हम ह्यूमन स्पेस मिशंस करेंगे तो अनडॉक करने की जो टेक्नोलॉजी है, अनडॉक करके उसको फिर से वापस लाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो भी इसमें डेमोन्स्ट्रेट और डेवलप की जाएगी। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे किसी समय हम जैसे हमारा चंद्रयान गया लेकिन हम उसको वापस नहीं लाए हैं, लेकिन हम बाद में अगर लूनर मिशंस करेंगे, चंद्रमा पे भेजेंगे मिशंस, और वहाँ से अगर कुछ सैंपल लेकर के आना है या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या मिनरल्स हैं स्पेस में, उसको पता करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी टेक्नोलॉजी, और मॉनिटरिंग करने के लिए भी, जैसे आपने खुद कहा कि ये करीब 2 साल तक रहेंगे स्पेस के अंदर, तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। और इसरो इस पे, जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे, इसरो इस पे बहुत दिनों से काम कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसको सक्सेसफुली संपूर्ण कर पाएंगे। बिल्कुल, इसके महत्व पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीजी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, किस तरह से अंतरिक्ष में भारत की एक नई उड़ान, बड़ी उड़ान, और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम अलग अलग अनुप्रयोगों की बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, इसमें जो इसके साथ जो एक्सपेरिमेंट्स भी जा रहे हैं 24 के करीब हैं, जिसमें जो 10 हैं वो प्राइवेट और निजी क्षेत्रों के भी हैं। तो स्पेस के क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र का भी अन्वेषण है, ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है, और किस तरह से अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात करें आम आदमी की, मानव जीवन की, वो भी इससे प्रभावित होता है, उसको फायदे होते हैं, आम आदमी भी इसे समझना चाहेगा। तो इसमें एक बहुत अहम चीज हुई है हो रही है, जिसका नाम है OM4, मतलब PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। ये 4 स्टेज का एक कंपोनेंट है जो कि वैसे तो डेब्री हो जाता था, मतलब वेस्ट हो जाता था,
उसके अंदर अलग अलग स्पेस कंपोनेंट्स को भेजा जा रहा है उनको टेस्ट करने के लिए, उनको स्पेस वर्दी बनाने के लिए। और इस बार 24 अलग अलग ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग टेस्टिंग की जो चीज़ें हैं उसमें डाली गई। और 24 में से 12 तो करीब इसरो की अलग अपनी अपनी लैब्स की हैं, और 10 से 12 जो हैं वो कुछ कॉलेजेस की और कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की है। जी। इसमें 4 अहम कंपनियां जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गैलेक्साई और पियरसाइट है जो कि अपने सार के पेलोड्स को वहां टेस्ट कर रहे हैं, और 2 पेलोड जो प्रोपल्शन सिस्टम के हैं, बिलैट्रिक्स और मनस्तु कंपनी के, बल्कि बिलैट्रिक्स का ग्रीन प्रोपल्सन है और मनस्तु एक नए किस्म का प्रोपल्सन उन्होंने वो बनाया है, फ्यूल बनाया है। इन सब की टेस्टिंग इस पोएम एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल से हो रही है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पोएम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, इसमें जो माइक्रो ग्रेविटी से रिलेटेड जो वहाँ पर प्रयोग होंगे, और जिस तरह से बहुत सी चीज़ें पता लग रही हैं, IISU का वॉकिंग रोबोटिक आर्म भी वहाँ पर जा रहा है जो स्पेस में ही कचरे को पकड़ने का काम करेगा। इसके साथ ही बहुत सारे जो अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का एक तरह से आधार जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये इन स्पेस रोबोटिक्स, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल, माइक्रोग्रेविटी, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड हैं हमारे फ्यूचर मिशन से। जैसे हमने आप पहले भी चर्चा की कि हमारा ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, हमारा अंतरिक्ष स्टेशन होगा, और अगर अंतरिक्ष स्टेशन हमें सक्सेसफुली लगाना है, सेटअप करना है, तो रोबोटिक एप्लीकेशंस की बहुत अहमियत है उसके अंदर। जैसे कि अगर हम स्पेस स्टेशन पे हैं तो हमारा रोबोटिक आर्म कैसे काम करता है, बाहर ग्रेविटी में, माइक्रो ग्रेविटी में, आउट ऑफ द गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर जाकर के हम उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं सक्सेसफुली, और वो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अपने 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 देश में बनाई हुई मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ। ये बहुत ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके पहले कि हम अपने मिशंस को लॉन्च करें। और आप जैसे जल साहब भी कह रहे थे और आपके ग्राफिक्स में भी आया था कि ये ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं वो हमारे देश में बनाए गए हैं, इसरो की लैब्स में बनाए हैं, IIS ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाए हैं, और कुछ प्राइवेट कंपनीज ने बनाए हैं। और जन साहब ने एक ग्रीन के बारे में बात की। बेलेट्रिक्स एक बहुत ही सक्सेसफुल हमारा देश का भारतीय स्टार्टअप है जो 2 इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया था कुछ साल पहले। और बेलेट्रिक्स अगर ग्रीन प्रपल्शन की बात कर रहा है तो ये ग्रीन प्रपल्शन आगे चल करके बहुत अहम टेक्नोलॉजी साबित होगा, क्योंकि इस समय जो स्पेस में एक तरह से कहना चाहिए जो डेब्रीज भी हैं उसकी वजह से बहुत पोल्यूशन है, और वहाँ पर इस वक्त हम ये देखना चाहते हैं कि हम स्पेस को कैसे डिक्लटर करें और ग्रीन रखें, क्लीन रखें और ग्रीन रखें। तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सैटेलाइट्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इस साल के आखिरी मिशन में, PSLV के आखिरी मिशन में हम इसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। और जैसे कि प्रॉब्लली आपको पता होगा कि हमारा मिशन 2 मिनट से गड़बड़ आगे पीछे हो गया। जी। ये इसलिए क्योंकि हमारा ट्रैफिक जैम हो गया है लो स्पेस ऑर्बिट में। लो स्पेस ऑर्बिट में इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं कि उस समय मतलब हमें अपना रास्ता निकालना है कि कोई कोलिजन ना हो, सक्सेसफुली पहुंच जाए। और मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स लो स्पेस ऑर्बिट के हमारे, जैसे आपने इसके पहले भी बोला कि हमारा इससे देश के आम नागरिक का क्या फ़ायदा है, या किसी भी कंट्री के स्पेस में तो कोई बाउंड्री है नहीं, किसी भी कंट्री के आम नागरिक के लिए ये लो स्पेस ऑर्बिट के सैटेलाइट्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके कम्युनिकेशन, आपकी सर्विलेंस, आपकी जैसे टेलीमेडिसिन है फॉर एग्जांपल। बिल्कुल। अगर टेलीमेडिसिन हमको करना है अरुणाचल में, तो अगर हमारे पास लो अर्थ में एक ऑर्बिट है तो हम वो कर सकते हैं। या हमको 2 पंचायतें जोड़नी है रिमोट एरियाज की, तो वो लो अर्थ के ही ऑर्बिट से ही हो सकती हैं। इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, और बिल्कुल। मेरे ख्याल से आगे चल करके इसरो की जो अदर और एजेंसीज हैं, हम सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे डिक्लटर करें इस ऑर्बिट को, और बिल्कुल। वहां पर हम कैसे कोई रेगुलेशन बनाएं
कि जो जा रहे हैं सैटेलाइट्स, वो जैसे स्पेसएक्स ने अभी 7,000 मेरे ख्याल से छोटे छोटे सैटेलाइट्स डाले हुए हैं। अगर वो कल 12,000 कर देगा या 15,000 कर देगा, तो फिर बाकी कंट्रीज क्या करेंगे? जगह तो वही है उतनी ऑर्बिट्स में। तो एक बिल्कुल। रेगुलेटरी बॉडी तमाम जरूरी है। बिल्कुल तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लो इम्पैक्ट की बात हो रही है, कम प्रभाव वाले की, और तकनीकी क्षेत्र में अगर हम स्पेस की बात करते हैं, उसमें भारत की आत्मनिर्भरता ये अपने आप में कितनी मायने रहती है? कितना अगर हम स्पेस सेक्टर में सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है? देखिए, हमें एक हमारा इस देश का सौभाग्य है कि इसरो ने हमें पिछले 60 साल में स्पेस में आत्मनिर्भर होने की काबिलियत दी है। बल्कि ये काबिलियत 10 साल पुरानी नहीं, पर उससे कई पहले पुरानी है। और पिछले साल तो जैसे आपको पता है कि चंद्रयान 3 के जाने के बाद हमने चांद के उस हिस्से में, साउथ में लैंडिंग की है जहां पर पहले किसी देश ने नहीं कर पाई। तो ये स्पेस जो कि टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट है, उसमें हमारे साइंटिस्ट ने हमको एक हाईएस्ट लेवल पे रखा है और दुनिया की सबसे लीडिंग कंट्रीज की काबिलियत हमारे स्पेस साइंटिस्ट ने देश के लिए अचीव की और ये आगे बढ़ी रही है। और जैसे इस साल गवर्नमेंट ने एक अहम प्रोग्राम को सैंक्शन किया है कि 2040 तक हम क्या करने वाले हैं, जिसमें यह है कि गगनयान मिशन जो अगले साल और उसके अगले साल तक जाएगा और उसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि 2035 तक बनेगा, उसका काम 2028 में शुरू हो जाएगा और 2040 तक हमारा चंद्रयान मिशन भी पूरा हो जाएगा। साथ ही वीनस के लिए मिशन के लिए भी गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिए। देखिए, आज के दिन में स्पेस का इस्तेमाल हमारी जिंदगी के हर हिस्से में होने लगा है। हम सवेरे जो उठते हैं, अगर मौसम देखते हैं, अगर बैंक से पैसे निकालते हैं, गूगल से कहीं जाते हैं, तो सब में स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है। और धीरे धीरे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, शिपिंग, फिशिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पेस का बहुत जगह इस्तेमाल, तमाम क्षेत्रों में इसका जो है विस्तार हो रहा है और इसका महत्व भी है। श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से एक बड़े वैश्विक प्लेयर के रूप में भी भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका, इसमें लीडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिस तरह से लगातार इस क्षेत्र में भारत के कदम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम स्पेस में स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो 300 से ज़्यादा के स्टार्टअप्स भी हो चुके हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, मेरे ख्याल से हमें एक पीरियड डिवाइड करना पड़ेगा। जी। एक पीरियड था 2018 या 2015-16 के पहले, बल्कि कहना चाहिए 2015-16 के पहले, जब हमारे पास स्टार्टअप शायद 8 या 10 हुआ करते थे हार्डली। उसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि हमें अगर स्पेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है और भारत को एक लीडिंग स्पेस पावर बनना है, तो हमको प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर के साथ साथ स्टार्टअप्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टअप्स है क्या? स्टार्टअप्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकले, आईआईटी से निकले, आईआईटी चेन्नई से, आईआईटी मुंबई से, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, आईआईएससी से। तो ये वहाँ पे उस समय भी ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं था, टैलेंट था, लेकिन उस टैलेंट को इंक्यूबेट कैसे करें, इंक्यूबेट करके उसके बाद फंडिंग कैसे करें, ये सब बहुत ज़रूरी था। जब ये निर्णय लिया गया तो उस निर्णय के अंतर्गत भारत सरकार ने कुछ अहम कदम लिए। जैसे कि अब जो इसरो कर रहा है, जैसे आज वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है टेक्नोलॉजी, एक स्पेस एजेंसी का जो काम है, स्पेस एजेंसी का काम है कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, वैलिडेट करना, और उसके बाद अगर
हो सकता है तो उसको ट्रांसफर कर देना। जैसे ये PSLV स्पेसक्राफ्ट जो आज जा रहा है, आप शायद जानती होंगी कि ये करीब-करीब 99% जितना जो उसका प्रोडक्शन है, वो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स में होता है। और इसका इंटीग्रेशन अभी इसरो कर रहा है, मतलब जो पूरा रॉकेट तैयार हो रहा है वो इसरो कर रहा है, लेकिन सरकार और इसरो और इनस्पेस ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर करेगा। 2 प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर करेंगे। 2 या 3 कंसोर्टियम्स इसके लिए फाइनलाइज हुए हैं, ताकि हम अगले जो भारी व्हीकल्स हैं जैसे GSLV है, उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो ये इन सब में जो सरकार का रोल है वो एक है, रेगुलेटर का एक है, और फंडिंग और स्टार्टअप्स का अलग है। तो जैसे बेनेट्रिक्स है, जैसे इन्होंने बताया, अग्निकुल है, अग्निकुल ने बहुत अच्छा काम किया है रॉकेट बनाने के लिए, जो सैटेलाइट्स बनाने के लिए बैंगलोर में एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। बेनेट्रिक्स है जैसे एक, और इसी तरह एक पिक्सल है, और पिक्सल जो इमेज को कैसे, जो इमेजेस आती हैं उनको कैसे रीड करना है, क्या तमाम करना है। क्षेत्र जो हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं। जी। भट्ट सर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत जिसे कहते हैं इस टर्म जो है वो फेमस हो रही है, वो है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो WEF के मुताबिक 2035 तक ये अर्थव्यवस्था $1.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। उसमें भारत का आत्मनिर्भर होना, भारत का इसमें, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में अभी जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसरो ने सहयोग किया है, तो तमाम क्षेत्रों में देखते हुए कितना अहम हो जाता है? देखिए, ये एक कमी रही थी और जो सरकार ने 2020 के करीब रियलाइज की कि हालांकि हम स्पेस फेयरिंग नेशन हैं, कुछ 4-5 उन देशों में हैं जो जिनके पास स्पेस की क्षमता है, स्पेस की अर्थव्यवस्था के हम सिर्फ 2.3% थे। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और प्राइवेटाइजेशन करने का एक मकसद ये भी था कि हम दुनिया की स्पेस की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से बन पाए। और एक स्टडी करी है इन स्पेस ने जो PwC से कराई, और उसके अनुमान के हिसाब से अगले 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था स्पेस की 2.3% से तकरीबन 10% तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, अंतरिक्ष की ऊंचाई ये 44 छुएगी, बिलियन। इसके जी पूरा प्रयास इसके किए जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने का और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो सबकी नज़रें लगी हुई हैं किस तरह से भारत अंतरिक्ष में छुएगा नई ऊंचाई, नई उड़ान। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।